नमस्कार, स्वागत है आपका हॉराइजन हिंद न्यूज़ के नए शो हकदार में। आज तक हम आपको कौन बनेगा एमएलए के तहत ऐसे लोगों से मिलवाते रहे हैं जिन्होंने कभी चुनाव लड़ा है और कभी चुनाव जीता है, कभी हारा है। इसी कड़ी में इस बार हमारे शो हकदार के तहत हमें आपको ऐसे लोगों को मिलवाने का मौका मिल रहा है जिन लोगों ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन निश्चित रूप से उन लोगों में पूरी कुव्वत है और उनका पूरा हक और दावा है कि अगर उन्हें मौका दिया गया तो वह बहुत अच्छा नेतृत्व करके एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करेंगे। इन्हीं हकदारों की फहरिस्त में आज पेश करते हैं आपके सामने पहला हकदार एडवोकेट विवेक पाराशर। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। विवेक पाराशर पेशे से पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, वकील हैं और पिछले 25-30 सालों से कांग्रेस के अलग अलग पदों पर रहे हैं। ब्राह्मण समाज के अच्छे लीडर्स और एक सशक्त चेहरा हैं और लगभग हर बड़े नेता के साथ कांग्रेस में एज अ चुनावी एजेंट अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो विवेक जी, आप शुरू करते हैं राइट अवे। आपने पुष्कर विधानसभा से अपना दावा पेश किया है। बिल्कुल। तो पहली बात तो हमें आपकी बेसिक स्टैंडिंग के बारे में बताइए। आप बेसिकली किस रूप से मानते हैं कि आप पुष्कर जैसे चुनावी क्षेत्र में, जिसके बहुत धार्मिक स्थल है, ऐसे पुष्कर जैसे इम्पोर्टेंट चुनावी क्षेत्र में अपना दावा किस आधार पर पेश कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं ब्रह्मा नगरी का ब्रह्मपुत्र हूँ और ब्रह्मपुत्र होने के नाते सबसे सशक्त दावेदारी जो ब्रह्मा की नगरी में हो सकती है वो ब्रह्मपुत्र के अलावा किसी की नहीं हो सकती। ये बात पुष्कर विधानसभा का एक एक बच्चा जानता है। और इस बार जो स्थानीयवाद की जो मांग पूरे विधानसभा क्षेत्र में चल रही है, क्योंकि लोग ब्रह्मपुत्र का भी गलत तरीके से मतलब निकालते हैं। ब्रह्मपुत्र का मतलब सिर्फ ब्राह्मण पुत्र होना ही नहीं है। ब्रह्मपुत्र का मतलब है जो ब्रह्मा की विधानसभा के अंदर जो हर एक मतदाता है, जो ब्रह्मा की विधानसभा के अंदर पैदा हुआ है, वो हर एक व्यक्ति ब्रह्मपुत्र है। और इस बार ब्रह्मपुत्र की दावेदारी में दावे के साथ कह सकता हूँ सबसे भारी पड़ेगी। और तीर्थराज पुष्कर के अंदर तीर्थ पुरोहितों का, ब्राह्मणों का न केवल बाहुल्य बल्कि सभी राजनेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी दल के हों, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक, मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल तक, विधायक से लेकर पार्षद तक, जब भी चुनाव लड़ते हैं तो तीर्थ गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए वो आते हैं। पुष्कर सरोवर में पूजा अर्चना करते हैं। कोई नई पिक्चर भी लगती है तो ब्रह्मा मंदिर के अंदर उसको पहले चढ़ाई जाती है कि वो पिक्चर सक्सेस हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस बार पार्टियों की पिक्चर भी जब भी सक्सेस होगी जब तीर्थराज पुष्कर से, ब्रह्मा नगरी से ब्रह्मपुत्र को टिकट मिलेगा। तो आपने अपना पहला बायोडेटा ब्रह्मा मंदिर में दिया है? सबसे पहले ब्रह्मा जी और पुष्कर सरोवर, वहाँ से ही शुरुआत की गई है। और मैं निवेदन कर दूँ कि तीर्थराज पुष्कर में मेरी ही नहीं, जब भी कोई पार्टी आती है, चाहे कोई ऑब्जर्वर भी आया है, तो सबसे पहले उन्हें पुष्कर सरोवर की पूजा कराई गई है। अभी परमार जी उन्होंने भी तीर्थराज पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना कराई। और मैंने नहीं, पुष्कर के समूचे ब्राह्मणों ने, तीर्थ पुरोहितों ने उन्हें एक मेमोरेंडम दिया था और मांग की थी कि यदि आप अच्छे से पूजा करना चाहते हैं और सरोवर का रूप निखरता हुआ देखना चाहते हैं तो ब्रह्मा नगरी से ब्रह्मपुत्र के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ब्रह्मपुत्र आप डिफाइन किया, ब्राह्मण मतलब ब्रह्मपुत्र शब्द का अर्थ क्या है? ब्राह्मणों का वंशज या ब्रह्मा नगरी का? मैं आपको बता दूं कि लोग अपने अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं, परंतु ब्रह्मपुत्र का यदि विस्तृत रूप से यदि उसका व्याख्यान किया जाएगा तो उसका अर्थ आएगा कि ब्रह्मा जी का बेटा, जो ब्रह्मा के विधानसभा के अंदर हर एक मतदाता पैदा हुआ है, चाहे वो किसी भी जाति, समुदाय, संप्रदाय का है, वो सब ब्रह्मपुत्र की श्रेणी में आते हैं। और चूंकि सरोवर की पूजा अर्चना, सरोवर के साथ ब्रह्मा मंदिर की पूजा अर्चना का दायित्व वहाँ के तीर्थ पुरोहित संभालते हैं, तो जो पूजा जो करेगा तो निश्चित रूप से दक्षिणा उसे ही मिलनी चाहिए। इसमें कोई दोहराई नहीं है और उनका हक, अधिकार है। आपका जन्म कहाँ हुआ है? जन्म स्थान बताइए। मेरा जन्म स्थान पुष्कर है, मेरा पैतृक स्थान पुष्कर है। मैं आपको बता दूं कि तीर्थराज पुष्कर के अंदर हमारा मंदिर भी है। धन्ना भगत कर्माबाई का मंदिर ब्रह्मा जी के बिल्कुल सटे हुए ही है। जो पूरे जाट समुदाय धन्ना भगत में उनकी असीम आस्था है, असीम उनका विश्वास है। उस धन्ना भगत कर्माबाई का हमारे मंदिर है। हम जाटों के जो है। आप वोटर हैं? मैं बिल्कुल पुष्कर विधानसभा क्षेत्र की लिस्ट के? पुष्कर विधानसभा का ही वोटर हूँ। और मैं आपको बता दूं, पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में जो नगरपालिका पुष्कर आती है
उसमें सबसे बड़े परिवार की यदि गिनती करेंगे तो मैं जो है राजगुरु परिवार से आता हूं, और सबसे ज़्यादा संख्या में जिस परिवार की वोट की बात करें तो सबसे बड़ा परिवार पुष्कर के अंदर हमारा है, और हमें राजगुरु कहा जाता है, विवेक राजगुरु। यदि मैं पुष्कर जाऊंगा तो मैं जो राजगुरु की जो उपाधि दी गई है वो मैं आपको बता दूं कि गज सिंह जो महाराज है जोधपुर के, उनके हमारा परिवार जो है उनका गुरु रहा है। तो हम राजपूतों के गुरु हैं, हम जाटों के गुरु हैं, और उसके अलावा सभी धर्म संप्रदाय के लोग आते हैं। 36 कौम हमारी यजमान है, और निश्चित रूप से जब 36 कौम साथ हैं तो उससे बड़ा विकल्प क्या हो सकता है तीर्थराज पुष्कर के लिए। आप मुझे बताइए, आपकी जो राजनीतिक यात्रा मैं देख रहा था वो रही है, वो ज़्यादातर अजमेर शहर में ज़्यादा रही है। जितना मुझे याद है, आप कांग्रेस के अध्यक्ष जसराज जयपाल जो थे, एडवोकेट थे, उनके यहाँ काम करते थे। उनके यहाँ इंटर्नशिप, मेरे ख्याल में आपका जो प्रोफेशनल जीवन है वो उसका शुरुआती दौर जसराज जयपाल जी के ही सानिध्य में रहा है, और वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। मैंने आपको शुरू से ही उनके आसपास देखा। मतलब शहर की राजनीति में आपका अच्छा, जिसे कहते हैं, वर्चस्व मानो, या आप शहर की राजनीति से ज़्यादा परिपक्वता से वाकिफ हैं। फिर पुष्कर जाके ब्राह्मण तो अजमेर उत्तर में भी टिकट मांग रहे हैं। देखो, मैं आपको बता दूं कि तीर्थराज पुष्कर और अजमेर की दूरी सिर्फ 10, 11, 12 किलोमीटर है। मेरा खुद का निवास स्थान पुष्कर के अंदर है। मेरा ऑफिस पुष्कर में किस जगह? मेरे सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि ब्रह्मा मंदिर के पास में हमारा मंदिर है, धन्ना भगत कर्माबाई का। अच्छा, है ना, बहुत बड़ा मंदिर है। सभी जाट समुदाय के लोग वहाँ आते हैं, पूजा करते हैं, ठहरते भी है। उसके अलावा मेरा दूसरा मकान जो है होलिका चौक पुष्कर के अंदर है। वहाँ से मेरी धर्मपत्नी ने चुनाव भी लड़ा है। अच्छा। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं, मेरा तीसरा जो ऑफिस है जहाँ मैं निवास करता हूँ, और वहाँ मेरा कार्यालय भी है, वो माली मोहल्ला मारवाड़ बस स्टैंड के पास में। वहाँ पर करीबन 30 सालों से, करीबन मैं जब से वकालत शुरू की है, जब से वहाँ एक बोर्ड लग रहा है जसराज जयपाल और विवेक पाराशर एडवोकेट। तो मैंने जसराज जी के साथ रह के पुष्कर में भी वकालत की, क्योंकि आप जानते हो कि जब फिर वहीं से ससुराल वहाँ मेरा ससुराल भी है, और मेरे ससुर जी जो है 10 साल चेयरमैन रहे, दादी ससुर जी करीब 30 साल तक चेयरमैन रहे। और अभी मैं बहुत अच्छी तरह परिचित हूँ आपके ससुर से भी, है ना, दामोदर शर्मा से, बहुत वरिष्ठ कांग्रेस लीडर हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ, मतलब आपने बड़े स्ट्रेटेजिकली प्लान करके जिंदगी, ससुराल भी ऐसी चुनी, राजनीतिक परिवार। देखो, चुनाव कुछ नहीं है, ब्रह्मपुत्रों ने चुनाव कुछ नहीं है कि जो मिलता है वो भाग्य और नसीब से मिलता है। है ना। अभी तक पुष्कर में नसीम से मिल रहा था, पर अब नसीम से मिलना शुरू होगा। ये जो परिवर्तन का दौर आ रहा है वो आप देखिएगा। अब आप अच्छा, मुझे एक चीज़ आप बताइए, नसीम अख्तर जो हैं वो पुष्कर से विधायक रही, वहाँ से शिक्षा मंत्री रही, है ना। आपको उनके परफॉर्मेंस को आप 10 में से कितने नंबर दोगे? आपको मतलब एज अ ब्रह्मपुत्र, एज अ पुष्कर निवासी, कॉमन मैन, नसीम अख्तर के परफॉर्मेंस को कितने नंबर दोगे आप 10 में से? देखो, आप सीधे सीधे नंबर की बात करोगे तो मैं नसीम अख्तर जी की कॉपी जांच नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि नसीम अख्तर जी जो शिक्षा मंत्री जिनकी आप बात कर रहे हैं वो मेरी बुआ जी भी हैं, ठीक है ना। और मैं बुआ की कॉपी जांचूंगा, ये एक भतीजे को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं कहूँगा उनकी कॉपी मेरे से जांच करने की बजाय मैं दूसरे एग्जामिनर को भेजना ज़्यादा अच्छा प्रेफर। तो आप एग्जामिनर का नाम बता दो, मैं फ़ोन करके पूछ लेता हूँ, भाई विवेक जी कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, मैं बुआ जी की कॉपी जांचूंगा तो बुआ जी को भी अच्छा नहीं लगेगा, और मैं चाहता हूं कि उनकी कॉपी दूसरे एग्जामिनर के पास जाए, क्योंकि CWC ने जो है ना, कार्य समिति ने कई ऑब्जर्वर लगा दिए। मैं जो टिकट मांग रहा हूं उसका एक और बड़ा कारण है। मैं टिकट मांग रहा हूं, जो राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो अधिवेशन हुआ था उसमें उन्होंने 5 सूत्रीय बातें कही थी कि 5 सूत्रीय फॉर्मूला टिकटों का रहेगा। उस फार्मूलों में यह था कि 50% टिकट युवाओं को और महिलाओं को दिए जाएंगे, 2 बार हारे हुए लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा उसमें ये उस आधार पे आपको लगता है उनका टिकट कट जाएगा, जो भी इस दायरे में आएगा, नसीम जी का मैं ये समझता हूँ कि CWC से बड़ा कोई नहीं है। उन्होंने तो ये भी कहा कि जिस तरह से लोग फोटो डाल रहे हैं अपनी बड़े बड़े नेताओं के साथ, मेरी भी फोटो है परंतु मैंने उसका उपयोग नहीं किया है, परंतु मैं आपको बता दूं बड़े बड़े लोगों के साथ फोटोज डाल रहे हैं, तो उसमें यह भी कहा गया है कि बड़े नेताओं के संपर्क और सिफारिश पर भी टिकट कतई नहीं मिलेगा। ठीक है, उनसे संबंध का आधार हो सकता है पर टिकट का ये आधार कतई नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है ये फोटोओं का आधार समाप्त होगा। ये प्रचार के लिए अच्छी बात है पर टिकट के लिए ये चलेगा नहीं, परफॉर्मेंस पे काम चलेगा। परफॉर्मेंस पे काम चलेगा। एक चीज़ मुझे और बताइए, आप ब्राह्मण समाज से आते हैं,
मतलब ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व मानता हूँ मैं आपको। तो अभी जब अशोक गहलोत सरकार ने ईडब्ल्यूएस स्कीम जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लोगों के लिए, मतलब वो स्वर्ण जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है स्वर्ण होने की वजह से, उनको आर्थिक आधार पर जो सरलीकरण की प्रक्रिया जो आरक्षण मिलना है, उस आरक्षण का सरलीकरण को लेकर आपको लगता है ब्राह्मण समाज को फायदा हुआ है या उस चीज़ का फर्क पड़ेगा? मैं आपको बता दूं, जो ईडब्ल्यूएस जो योजना बनी और उस योजना में जो अशोक गहलोत जी ने जो छूट दी है उसका सरलीकरण किया है, उसका फायदा इतना हुआ कि सैकड़ों की तादाद में जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, जिनमें जो आर्थिक रूप से वीक रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी ऊंचा उठाना समाज और सरकार का दायित्व है। वो केंद्र सरकार ने जब वो दायित्व पूरा नहीं किया तो उसकी जिम्मेदारी अशोक गहलोत जी ने उठाई और अशोक गहलोत जी ने इतनी उठाई कि वो सारे मापदंड खत्म करके जो केंद्र सरकार ने बैरियर लगाए थे, क्योंकि केंद्र सरकार जब ये योजना लेकर आई थी, जब एक भी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट उनके कारण बन नहीं पाया था, जो मापदंड इतने कड़े कर रखे थे। अशोक गहलोत जी को जब ये मालूम पड़ा कि जो योजना बनाई उसका लाभ जनता तक नहीं पहुंच रहा है, तो अशोक गहलोत जी ने उसका खाली एक ही मापदंड रखा कि 8 लाख से कम आपकी इनकम होनी चाहिए। उसके बाद में मैं आपको बता दूं, ये संशोधन करे हुए करीबन 1.5-2 साल का वक्त ही हुआ है और इन 1.5-2 सालों के अंदर करीबन सैकड़ों की तादाद के अंदर ब्राह्मण समाज के, राजपूत समाज के, वणिक समाज के, वैश्य समाज के जो भी इस दायरे के अंदर आते हैं, वो कई लोग थानेदार बन गए, कई लोग लेक्चरर बन गए और कई लोग तहसीलदार बन गए और कई सेवाओं में निरंतर आ रहे हैं। तो ये चीज अशोक गहलोत ने जो वरदान दी है, 10% आरक्षण जो है स्वर्ण कास्ट को अघोषित रूप से जो मिला है, उसका मैं चाहता हूं जन जन तक उसकी प्रचार होना चाहिए, उसका प्रसार होना चाहिए। ये हमारी भी ड्यूटी है कि जो पता नहीं है, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करूंगा कि अभी लोगों को ये जानकारी नहीं कि अशोक गहलोत जी ने जो स्वर्ण कास्ट को जो वरदान के स्वरूप में दिया है कि यशस्वी भाव, असली जो आशीर्वाद जो है वो ये दिया है। इससे जब आदमी का रोजगार लगेगा तो मैं समझता हूँ कि उसके पूरे परिवार पे, पूरे खानदान पे उसका फर्क पड़ता है। तो मैं ये कहूँगा कि अशोक गहलोत जी ने ईडब्ल्यूएस के माध्यम से जो स्वर्ण समाज है, जिसमें ब्राह्मण भी आते हैं, राजपूत भी आते हैं, वैश्य भी आते हैं और कई जाति आती है, उनकी 7 पीढ़ियों का भविष्य सुधार दिया है। तो 7 पीढ़ी का भविष्य सुधारने के बाद आदमी कांग्रेस का साथ नहीं देगा तो बताइए किसका साथ देगा? सही बात है। अब आखिरी सवाल विजन को लेकर, विवेक पाराशर को टिकट मिलता है और विवेक पाराशर एमएलए बन जाते हैं, विधायक बनते हैं, तो आपका ब्लूप्रिंट, आपने कुछ मन में सोचा होगा ना कि मैं ये करूँगा। एक हल्का सा ब्लूप्रिंट बताइए आपने पुष्कर के बारे में, पुष्कर के लोगों के बारे में, ऐसा क्या अपनी तरफ से एडिशनल सोचा है जो सरकारें कर रही हैं, जो लोग कर रहे हैं, उसके अलावा एडिशन ऑफ विजन? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि तीर्थराज पुष्कर में आपने कई विधायक देखे, कई मंत्री बनते हुए भी लोगों को देखा, परंतु पुष्कर का स्वरूप जो परिवर्तित नजर आना चाहिए था वो आपको आया नहीं होगा। वही पुराना पुष्कर लगता है। बस ये है कि भीड़ बढ़ गई है, अतिक्रमण हो गए हैं और पुष्कर का विकास होने की बजाय जो सत्यानाश इन सालों में हुआ है, उससे मतलब धार्मिक आस्था को भी ठेस पहुंची है, पर्यटन भी गलत दिशा की ओर मुड़ गया है, पुष्कर का नशे के कारोबार में भी नाम ऊपर आने लग गया है। ये सब चीज़ें जो बेहद चिंतित करने वाली है। सबसे पहले तो ये हो कि पुष्कर के अंदर यदि कोई प्रवेश करे तो बड़ी बड़ी परशुराम जी की मूर्ति, पारस ऋषि की, सप्त ऋषि की मूर्ति, उसको ये आभास होना चाहिए कि मैं तीर्थ स्थान पुष्कर में आया हूँ और असीम शांति के लिए लोग पुष्कर आते हैं। इवन तक कि देशी के साथ विदेशी पर्यटक, श्रद्धालु, विदेशी श्रद्धालु भी काफ़ी संख्या में पुष्कर आते हैं। मैं इन्हें पर्यटक नहीं कहूँगा, श्रद्धालु जो यहाँ रहकर मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं और आध्यात्म की और ध्यान जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुष्कर का नाम रोशन करते हैं। तो यहाँ जरूरत है एक तो पूरा धार्मिक माहौल पुष्कर के अंदर मिले, उसके अलावा तीर्थराज पुष्कर सरोवर के अंदर जो सीवरेज की समस्या है कि गंदा पानी जो सरोवर के अंदर जाता है, उसके साथ जानवर अंदर सरोवर के अंदर जाते हैं, वो बिल्कुल रुकना चाहिए। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, पुष्कर में गोवर्धन परिक्रमा की भांति 24 कोसीय परिक्रमा है, उस मार्ग पर भी सीवरेज का पानी जाता है। तो वो मार्ग तो ऐसा होना चाहिए, परिक्रमा करे तो ऐसे लगे कि साक्षात भगवान के उसको दर्शन हो रहे हैं, उसे आत्मिक शांति मिलती है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, जब तीर्थराज पुष्कर के पास में जब हवाई अड्डे का जो किशनगढ़ का बन गया, उसका लाभ क्या? उसका लाभ ये है कि तीर्थराज पुष्कर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, कम से कम पुष्कर राज में एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनना ही चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटक आता है।
तो ये जो बड़े बड़े क्रिकेट के टूर्नामेंट होते हैं तो पुष्कर में, क्योंकि आज की तारीख के अंदर मैं समझता हूँ 250 से 300 बड़े बड़े रिसोर्ट्स हैं, होटलों की गिनती नहीं है कि कितनी होटलें, तो पर्यटकों की सुविधा ठहरने, खाने पीने, रहने, घूमने सारी है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम यदि होगा तो विश्व के पटल पे एक और जो है पुष्कर का नाम जुड़ेगा। तो मैं ये चाहूँगा कि पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय मेला पड़ता है, पुष्कर में अब अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल होली का होने लगा है। परंतु मैं पहले भी कितनी बार कह चुका हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय लिख देने से कुछ नहीं होगा। पुष्कर में दुनिया का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में, पर दुनिया का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर होने के बावजूद भी पुष्कर को जो एकमात्र सौगात मिलनी चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, वो आज तक एक भी नहीं मिली है। तो मैं चाहूंगा कि वो पुष्कर के अंदर हो। पुष्कर विकास प्राधिकरण का गठन अभी किया है, बिल्कुल, है ना। पुष्कर विकास प्राधिकरण बनने के बाद क्या फर्क आएगा वहाँ के लोगों के जीवन शैली पे, या वहाँ के लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आएगा? देखो मैं आपको बता दूं, यदि और ये किस तरह से संभव हुआ है, मतलब जब तक जनप्रतिनिधि का विजन नहीं होगा, उसे कानून की जानकारी नहीं होगी, उसे विकास कराने का उसमें मादा नहीं होगा, उसमें अंदर से आत्मविश्वास नहीं होगा और कुछ करने की ललक नहीं होगी, तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, चाहे कुछ भी बना दे। मैं आपको बता दूं, डॉक्टर रघु शर्मा जी ने केकड़ी के अंदर जो विकास किया है, जिले में विधायक सारे ही थे, परंतु उतना विकास केकड़ी जितना कहीं नहीं हुआ, क्योंकि विजन था। उसे जिला बना दिया। जिला बनाने के अलावा वहाँ का हॉस्पिटल देखिए आप, वहाँ की सड़कें देखिए आप, वहाँ की बिजली की व्यवस्था देखिए आप। उसी तरह पुष्कर का जब विजन होगा बड़ा, तो आपको सब चीज़ें बड़ी और खूबसूरत नजर आएगी। उसके लिए प्राधिकरण बनाने से नहीं होगा, प्राधिकरण की सीट पर उस आदमी को बैठाना पड़ेगा जिसमें दूरदर्शिता हो, विजन हो, काम करने का मादा हो, उसकी सोच बड़ी हो। विवेक पाराशर को बिठा देते हैं तो विवेक पाराशर क्या करेगा? देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं एक एज ए ब्रह्मपुत्र, यदि मैं तो सरकार को ये भी कहना चाहता हूँ और पार्टी को ये भी कहना चाहता हूँ कि एक मोहब्बत की दुकान पुष्कर के अंदर भी खुलनी चाहिए, है ना। अब तक नफरतों की दुकान पुष्कर के अंदर खुलती आ रही है, एक मोहब्बत की दुकान पुष्कर में भी खुलनी चाहिए। और यदि विवेक पाराशर ही नहीं, विवेक पाराशर के समकक्ष या उससे ऊपर जो भी पार्टी उस लेवल को समझती है, तो एक वकील को यदि बैठाती है, वकील के अलावा या कोई पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल आदमी को संभालती है जिसे इस चीज का अनुभव हो, तो वो विजन से काम करेगा। तो मैं कहता हूँ पुष्कर के अंदर जैसे 500 करोड़ रुपए लगे, तो यदि एक पत्थर भी सरोवर के अंदर गिरता है ना, तो वो ऊपर से नजर आना चाहिए। तो ये खूबसूरती जब पुष्कर की होगी, ऐसा विजन होगा, तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि आप खुद ही कहोगे कि पुष्कर की सरकार की बात ही कुछ अलग है। देखिए, एक पत्थर भी सरोवर में गिरे तो वो दिखाई दे कहाँ तक जा रहा है। इतना स्वच्छ और इतना साफ सरोवर हो, उतना ही साफ विज़न हो। आपके इस विज़न, इस प्रेजेंटेशन की बहुत बहुत बधाई आपको। हम चाहते हैं कि आप जैसे व्यक्ति को पार्टियां मौका दें और आप बहुत जल्दी प्रतिनिधित्व करें, है ना। इसी के साथ विदा लेते हैं। थैंक यू। धन्यवाद। जय पुष्कर राज की। जय पुष्कर राज की।